हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। पिछले दिनों हमने बात की थी कि कोई भी देश एक शक्तिशाली देश कैसे बनता है। उसमें हमने पहले देखी सैन्य शक्ति, और आज हम बात करेंगे एक दूसरे स्तंभ की, जो है इकॉनमी। तो केवल सैन्य शक्ति ही किसी देश को प्रोग्रेसिव नहीं बनाती, महान शक्ति नहीं बनाती, एक उभरती हुई शक्ति नहीं बनाती। उसमें इकॉनमी और कई सारे पहलू हैं जो कि हमने पहले बात की है। तो आज हम बात करते हैं इकॉनमी के ऊपर। इकॉनमी जो है वो दो तरह की हो सकती है। एक तो जो आपको दिखती है, जो विजिबल इकॉनमी है, और एक होती है जो आपको नहीं दिखती है, अदृश्य है, इनविजिबल इकॉनमी। तो ये क्या चीजें हैं और कैसे इनसे एक देश शक्तिशाली बनता है। विजिबल इकॉनमी में आप पहले देखेंगे तो रिसोर्सेज होते हैं। भाई आपके पास कितनी माइंस हैं, कितना आपके पास गोल्ड है या यूरेनियम है, या अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जो आज मॉडर्न ज़माने में देखें तो कितना आपके पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, कितने आप दवाइयों के एपीआई बना सकते हैं। ये सब भी रिसोर्सेज हैं। और ये अगर आपके पास खुद के पास नहीं है तब भी आप, जिस तरह से चीन ने किया हुआ है कि दूसरे देशों की खदानों पर आप अपना राइट्स ले सकते हैं, वहाँ पे माइनिंग का राइट्स ले सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपके पास जनसंख्या कितनी है, आपके पास पढ़े लिखे लोग कितने हैं, स्किल्ड वर्कर कितने हैं, वो भी एक तरह का रिसोर्स होता है। तो क्या केवल रिसोर्स से ही काम चल जाएगा? नहीं, क्योंकि अगर रिसोर्स से ही काम चलता तो भाई अफ्रीकन देश जो हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अफ्रीकन देश जो हैं रिसोर्सफुल हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सब मिसिंग हैं। तो केवल रिसोर्स से ही एक देश पावरफुल या शक्तिशाली नहीं बन सकता है। दूसरा है कि भाई आप का जो टोटल आउटकम है किसी भी कंट्री का, जैसे कि जीडीपी हो गया। जीडीपी एक तरीके से लगा लीजिए किसी भी देश का जो है कंप्लीट जो आपके प्रोडक्शन है किसी साल का, उसको उसके ऊपर निर्भर करती है। तो आपने कितने गुड्स बनाए उसके ऊपर निर्भर करती है। तो क्या केवल जीडीपी ही एक बहुत बड़ा तरीका है जिससे हम पता कर पाएंगे कि कोई देश शक्तिशाली है कि नहीं? नहीं, वो भी गलत होएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी देश का, जैसे आप सिंगापुर ले लीजिए, सिंगापुर का जीडीपी जो है साउथ ईस्ट एशिया में चौथे नंबर पे आता है, जो कि मलेशिया से ऊपर है। इस सिंगापुर का जीडीपी जो है वो लगभग 400 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो मलेशिया जो है क्या कम पावरफुल है सिंगापुर से? अगर आप जानते हैं कि मलेशिया ज़्यादा पावरफुल है सिंगापुर से। इसी तरह से एक होता है पर कैपिटा इनकम। अगर आप पर कैपिटा इनकम ले लेंगे तो आप सोचेंगे कि उससे कोई देश बहुत शक्तिशाली बन जाता है, महान बन जाता है, तो वो भी गलत है। अब आप यूरोप का देश लग्जमबर्ग देख लीजिए, या सिंगापुर को ही देख लीजिए, या फिर आप भारत के पास मालदीव्स है, इसको ले लीजिए, या बांग्लादेश को ले लीजिए। इन सब की पर कैपिटा इनकम काफ़ी हाई है अपने और दूसरे नेबरिंग कंट्रीज से, लेकिन वो फिर भी शक्तिशाली देश नहीं है, वो बहुत ही छोटे देश हैं। तो ले दे के ये लगता है कि वो भी एक सक्सेसफुल तरीका नहीं है। मेन आती है इसके बाद बात कि आपके पास नेट रिसोर्स। अभी तक हम जो भी चीजें बात कर रहे थे वो ग्रॉस, मतलब कि टोटल आपके पास कितना है। तो नेट रिसोर्स का मतलब होता है, नेट पावर का मतलब होता है कि भाई आपने इतने बिलियन डॉलर का प्रोडक्शन किया, लेकिन आप उसमें से 50%, 60%, 70% आपका देश खुद ही खा गया, कंज्यूम कर गया। तो वो आपके पास जो बैलेंस बचा हुआ जो रिसोर्सेज हैं, बैलेंस बची हुई चीज़ें हैं, वही आपकी पावर को दर्शाती हैं।
अब आप भारत की बात लीजिए, जैसे हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो हमारा खुद का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो हमारा कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है। तो जो हमारे बैलेंस, जो हमारे पास रिसोर्सेज बचते हैं या किसी भी तरह का खाद्य होता है या खदान का आइटम होता है, वो बचता है, वो कम होता है। इसीलिए अभी भी हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। पॉल्यूशन कितना है आपके देश में? जी हाँ, आप सरप्राइज्ड होंगे कि पॉल्यूशन जो है एक देश पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। जैसे कि चीन जो है अपने आज से लगभग 10 साल पहले 277 बिलियन डॉलर्स खर्च कर रहा था अपनी एयर पॉल्यूशन के ऊपर। इसी तरीके से 330 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा था अपने वाटर पॉल्यूशन के ऊपर। तो ये ले दे के 600 बिलियन डॉलर से ऊपर हो जाता है। इसी तरह से अगर भारत की बात ली जाए तो एक्सपर्ट्स के हिसाब से 95 बिलियन पर ईयर भारत को लॉस है पॉल्यूशन के कारण। 2020 में चीन के बीजिंग, जो वहाँ का कैपिटल है, उसमें 39,000 लोगों की डेथ हुई थी पॉल्यूशन के कारण। तो जबकि 2020 में कोरोना आया हुआ था और पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा नहीं था। तो इसके बाद बात आती है कि भाई आप वेलफेयर के ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं अपने देश में, आप सिक्योरिटी के ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं देश में। तो जब आप इन सब को माइनस करेंगे तब आपके पास जाके जो बैलेंस बचता है वही आपकी नेट पावर है। अब जैसे पिछली बार हमने बात की थी कि चीन जो है उसके पास 14 देश हैं जिनसे वो अपनी लैंड बॉर्डर को शेयर करता है, और इसी तरीके से करीब लगभग 6 जो देश हैं जिनसे वो मैरीटाइम बॉर्डर को शेयर करता है। तो बहुत ज़्यादा देश हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो सकती है, बहुत ज़्यादा मतभेद हो सकते हैं, और उनको रिजॉल्व करने के लिए आपको उतनी बड़ी सेना चाहिए होगी, और वही जो है आपका रिसोर्सेज के ऊपर भारी पड़ जाता है। भारत इस मामले में थोड़ा लकी है। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि भारत के कुछ कम देश है जो भारत से लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, और केवल एक देश है जो कि भारत के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन इसका फ़ायदा चीन और पाकिस्तान उठाते हैं कि वो कंटिन्यूस आपके ऊपर प्रेशर बनाए रखते हैं, जिससे कि आपको अपनी सुरक्षा के ऊपर, अपने और संसाधनों के ऊपर ज़्यादा खर्च करना पड़े। फिर आती है बात कि भाई जीडीपी आपने इतनी छोटी तरीके से कैसे अलग कर दिया। जीडीपी क्यों एक सही तरीका मापदंड नहीं है? क्योंकि जीडीपी को आर्टिफिशियली भी इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि जीडीपी जो है आपका टोटल साल भर का किसी भी देश का प्रोडक्शन है। तो जब आप आर्टिफिशियली तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ा लें, जैसे कि कई बार वॉर होती है तो देश का जीडीपी ऊपर चला जाता है, ये आपको पता नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन एकदम से इंक्रीज हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो वॉर में लग रही हैं, वॉर मेकिंग मशीनरी से लेकर असले से लेकर आर्मामेंट से लेकर सब कुछ इंक्रीज हो जाता है, तो उससे जीडीपी ऊपर चली जाती है। फिर जैसे कि चीन है, चीन ने जैसे आर्टिफिशियल सिटीज़ बना रखे हैं जो घोस्ट सिटीज़ कहते हैं, जो लाखों लोगों को रख सकते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ कोई रहता ही नहीं है, कुछ हज़ार लोग रहते हैं, वो भी ज़बरदस्ती वहाँ पे फेंके गए हैं। तो आर्टिफिशियली चीन ने अपना जीडीपी उस तरीके से बढ़ा के रखा। सिमिलरली जब चीन दूसरे देशों में जाता है और वहाँ पे काम करता है, उनको लोन देके उन्हीं की कंट्री में काम करता है, अपनी कंट्री से सामान भेजता है, तो अगेन जीडीपी जो है चीन का बढ़ता है, उन देशों का नहीं बढ़ता है। तो ये बहुत ही गौर करने वाली बात है।
तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई एक्सपर्ट्स कि जीडीपी को आप पर कैपिटा इनकम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो वो फिगर मिलता है वो कुछ आपको करेक्ट इंडिकेशन देगा कि वो देश कितना पावरफुल है, शक्तिशाली है। तो ये तो जो बात थी वो थी विजिबल इकोनॉमी की। इनविजिबल इकोनॉमी क्या है? इनविजिबल इकोनॉमी है कि आप दूसरे कंट्रीज को एड दीजिए। आप कहेंगे एड देने से हमारे इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ता है? अभी मैंने जैसे कुछ देर पहले बताया था, एड दीजिए, लोन दीजिए, इन्वेस्टमेंट करिए दूसरे देशों में, साथ साथ ब्राइब दीजिए। जितने भी अफ्रीका के देश हैं जहाँ पे चीन इस समय सक्सेसफुल है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ब्राइब्स देके वहाँ के नेताओं को, पॉलिटिशियंस को खरीद लिया गया है, और उसके बाद आपके पास कंटिन्यूसली एक चैनल है जिसमें आप वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपना सामान भेज रहे हैं, अपने इंजीनियर्स, वर्कफोर्स भेज रहे हैं, और आपकी जीडीपी बढ़ती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब आप एड देते हैं किसी भी कंट्री को, तो आप उसको कहते हैं, जैसे कई देशों में वहाँ पे अफ्रीका में चीन ने स्टेडियम बनाए हैं या फिर रोड्स बनाई हैं, उसमें बहुत छोटा सा अमाउंट 2% एड दिया, 90% लोन दिया। आपने लोन के ऊपर भी अर्न किया, आपने एड के ऊपर भी अर्न किया, क्योंकि आप वहाँ पे अपने लोगों को भेज रहे हैं, आपका जो आयरन लग रहा है, आपका और संसाधन जो हैं वहाँ पे उन चीज़ों को बनाने में लग रहे हैं। फिर प्रोपेगेंडा जो है वो बहुत काम आता है आपकी जीडीपी को बढ़ाने में, क्योंकि आप चकाचौंध कर दीजिए दूसरे देशों को अपने प्रोपेगेंडा से, जैसे चीन ने किया है। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाइए, बहुत आलीशान रोड्स बनाइए। अब आप कहेंगे यस, इसको तो रिक्वायर्ड है, हर देश में होना चाहिए। हाँ यस, होना चाहिए, लेकिन उसको बेचना किस तरह से, आप अपनी एक चीज़ को जो कि आपके पास में भी नहीं है, अगर आप चीन में बड़े बड़े शहरों से बाहर जाएंगे तो वो भी भारत के शहरों की, छोटे शहरों की तरह, कस्बों की तरह, गाँव की तरह है, लेकिन उन्होंने जो बड़े बड़े शहर बनाए हैं, जहाँ शंघाई है, बीजिंग है, और वहाँ पे जब भारतीय पहुँचते हैं या यूरोपियंस पहुँचते हैं तो चकाचौंध रह जाते हैं, अरे वाह, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। दैट इज़ द वे यू सेल योर इकॉनमी, योर प्रोडक्ट टू अदर कंट्रीज। उस तरह से आप बेचते हैं। तो उसके साथ ही आप बड़ी बड़ी एक्सपोजिशंस करिए, आप बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स करिए, उसमें अगेन लोग आएंगे, फिर वो आपके देश को देखेंगे। केवल बिजनेस वाले ही नहीं आ रहे हैं, इस तरीके से भी लोग आते हैं और वो देखते हैं और वो चकाचौंध रह जाते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट करिए, जैसे कि चीन ने पहले समर ओलंपिक किया था, अभी रिसेंटली चीन ने पिछले साल विंटर ओलंपिक किया था। तो इसका क्यों करते हैं? क्योंकि लोग आएंगे, देखेंगे, आपके देश को देखेंगे, आप उनको प्रोपेगेंडा उनके अंदर डालिए, उनके दिमाग में डालिए कि ये बहुत ही बड़ा देश है, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव देश है, ये इससे बढ़कर कुछ नहीं है, और वो आपकी इकॉनमी को इनडायरेक्टली आपकी इकॉनमी को इफेक्ट करेगा। तो ये दूसरी जो चीज़ है। भारत में क्या हो रहा है कि भारत में आप देखिए तो हम इस प्रोपेगेंडा में अभी तक सफल नहीं हैं, क्योंकि हम हमारे जो देश के जो बड़े बड़े शहर हैं, जो हम शोकेस करते हैं, जो प्रस्तुत करते हैं दूसरे देशों के सामने, उनमें बिल्डिंग्स तो बनानी है, लेकिन फिर उसके साथ दूसरे साधन नहीं हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, या रोड्स अच्छी नहीं है, या दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, या इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। तो ये प्रोपेगेंडा में जो है वो भारत पीछे रह जाता है और उसको शोकेस करने में पीछे रह जाता है। साथ साथ ही रिफॉर्म्स, अभी लेबर रिफॉर्म्स जो बहुत समय तक ओवरड्यू थे, मे बी डिकेड्स एंड डिकेड्स तक वो चल नहीं पा रहे थे। रिसेंटली पिछले साल भारत की सरकार ने उसको रिड्यूस किया है। जो 140 लेबर लॉ थे उनको कम करके केवल 4 लेबर लॉ रह गए। तो एक बहुत बड़ी बात है। अब आप इसको इम्प्लीमेंट करिए और दूसरे देशों को इस जो इम्प्रूवमेंट आपने किया है इसको बेचिए। कोई पता ही नहीं, किसी देश में आप बात करिए भारत के लेबर लॉ के बारे में, आपने कैसे इम्प्रूवमेंट किया, किसी को नहीं पता है। तो ये आपको उसको बेचना पड़ेगा। सिमिलरली जो फार्म लॉज थे, उनके रिफॉर्म्स थे,
उनको हमने चेंज करना था वो भी नहीं कर पाए, और ये एक बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट जो नहीं कर पाए उसका ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो गया, जो कर दिया उसका प्रोपेगेंडा नहीं हुआ। तो एक गलत मैसेज गया बाहर कि यहाँ पे रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं। तो ले देके हमने देखा कि आपको अपनी विजिबल इकॉनमी और इनविजिबल इकॉनमी दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा, और तभी आप जो कि भारत हैं और हम सब भारतीय हैं, एक बहुत ही शक्तिशाली देश को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन हम सबको शोकेस करना है इस देश को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कमांडर संदीप धवन।